अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा कहा, मैंने इजराइल और ईरान पर हमले से रोक दिया। दोनों ममालिक में कशीदगी ख़त्म करने के लिए और एक दूसरे पर हमला ना करने का मुतालबा किया, जिसके बाद हमने देखा कि इजराइल की जानिब से ईरान पर हमले रोक दिए गए। लेकिन साथ ही इजराइल ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान पर हमले जारी रखे जाएंगे। जिसके बाद हमने देखा कि ईरान ने भी वाज़ेह कह दिया है कि अगर इसी तरह से बैरूत पर हमला होता रहा तो ईरान भी हमला करेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से एक तासुर डेवलप हुआ है। माजी में हमने देखा कि लेबनान पे जितने भी हमले हुए हैं इजराइल की जानिब से, तो हिजबुल्लाह ने रिटालिएट किया है। लेकिन इस बार बराह रास्त ईरान ने बैरूत पर जो हमला किया गया है उसका बदला लिया है और कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। तो फिर क्या ये कहना गलत होगा कि ईरान अपनी बात मनवाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया है? क्योंकि ईरान ने वाज़ेह कह दिया था और ये मुआहदे में सबसे पहले शिक यही थी कि सीज़ फायर जो है वो तमाम फ्रंट्स पर होना चाहिए, इंक्लूडिंग लेबनान। और अब ये तासुर मिल रहा है कि ईरान इजराइल पे बराह रास्त हमला कर सकता है। इससे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका भी क्रेडिट ले लिया और कहा कि मैंने दोनों फरीकैन को हमले से रोका कि मिसाइल ना दागे जाएं। इससे पहले हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालबा किया कि आपने मिसाइल दाग दिए हैं, लेकिन अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात का भी क्रेडिट लेंगे, जबकि ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला इजराइल अमेरिका ने मिलकर किया था, जहां से इस जंग का आगाज़ हुआ था। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को ये एजाज़ बखूबी चाहिए और पसंद उन्हें खासा है कि जब उनसे ये कहा जाए कि आपने कई जंगें रुकवाई हैं, और अक्सर उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी अपने नाम लिया है। इस जंग का आगाज़ अमेरिका ने किया था और इससे पहले भी हमने देखा था कि ईरान के दफ्तर खारजा बाकर कालिबाफ की जानिब से भी कहा गया, इस्माइल बकाई की जानिब से भी कहा गया कि इस वक्त जो कशीदगी फैल रही है खत्ते में उसका जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि ईरान बराह रास्त अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहा था, मुआहदा भी अमेरिका से हो रहा था। और इसके ऊपर हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात भी हुए दोनों फरीकैन के दरमियान। तो अगर इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है तो इसकी बड़ी वजह अमेरिका ही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमोडोर रिटायर वजुल हसन साहब, दिफाई तज़ियाकार हैं, और इनके हमरा हैं आगा साले साहब, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। अजीम सब्ज़वारी भी हमें ज्वाइन करेंगे, जर्नलिस्ट हैं तेहरान से। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वजी साहब का। वजी साहब, क्या समझते हैं आप कि अमेरिका इस जंग से अपना हाथ खींच रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने दोनों ममालिक को कह दिया है कि वो हमला ना करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बात करें। सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है बताना कि आज हम तकरीबन 102 दिन या तकरीबन 103वें दिन के अंदर दाखिल हो गए। अप्रैल से ये थोड़ा सा अनईजी ट्रूस या अनईजी पीस जो है वो चल रहा है, लेकिन ये ओवर द वीकेंड और पिछले 2 दिनों में जो अगेन एक सिचुएशन डेवलप हुई वो हमें बार बार इस बात की याद दहानी कराती है जी कि मामलात सेटल डाउन नहीं हुए हैं। देखिए, अब अगर मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के साथ मिल के आज से 100 दिन पहले 28 फरवरी को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की एक मकसद के लिए, जो वो मकसद अभी तक लोगों के ऊपर सही आश्कार नहीं हो सकता, तो उसका सही मकसद क्या था, जिसके जवाब में जब ईरान ने रिटेलिएट किया जी तो उसके बाद से ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ईरान का पलड़ा इस जंग में भारी रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। अच्छा, अब निगोशिएशन की टेबल के ऊपर जब भी पहुंचने की बात होती है तो एक तो जो म्यूचुअल डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, जो आपस में एक नाकाबिले यकीन की एक फिजा कायम है, वो टेबल के ऊपर कोई भी निगोशिएशन को इरोड कर देती है। उसकी वजह यह है कि पिछले, ये कोई आज की बात नहीं है, एक बड़ा लंबा सिलसिला है जिसमें जी दोनों साइडों को एक दूसरे के साथ शिकायत है और एक दूसरे के साथ गिले हैं कि वो अपने गोल पोस्ट या जो अपने मकसद हैं वो चेंज करते रहे। यही बात अभी भी है, लेकिन अब ईरान का ख्याल ये है कि उसने जितनी जो जंग लड़ी है वो टेबल के ऊपर आके निगोशिएशन में ना हार दे, और अमेरिका का ख्याल ये है कि जो जंग वो मैदान जंग में या फिर अपने हथियारों के साथ नहीं जीत सका, वो अपनी डिप्लोमेसी के साथ या कोर्सिव डिप्लोमेसी के साथ टेबल के ऊपर उसको जीत जाए। यही वजह है कि हर थोड़े दिनों के बाद ऐसा लगता है कि ये जंग
सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाती। और मैं ये समझता हूँ कि जंग उस वक्त तक नहीं सेटल डाउन होगी या पीस उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक जो दोनों एग्रेसर हैं वो ये फैसला न कर लें कि उन्होंने ये जंग रोकनी है। क्योंकि ईरान सही। को अपेरेंटली जो खबरें नज़र आ रही हैं, ईरान को किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है, ईरान का निज़ाम सही चल रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लॉक है अमेरिका में और इजराइल में, वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। आगे जो अगला 14 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप की बर्थडे है, या फिर उनका फ्लैग डे बड़ा इंपॉर्टेंट डे आता है, और फिर 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, और ये तकरीबन 250वां इंडिपेंडेंस डे है। तो इसकी बड़ी एक अहमियत है। इस 4 इंडिपेंडेंस डे तक पहुंचने से पहले पहले मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का ख्याल ये होगा कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो आगे उनको जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें दोनों जेडी वैंस और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी जो खाली सीट्स हुई हैं फ्लोरिडा और ओहायो से, उसके ऊपर वो जीत सकें, बिकॉज दैट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंडम। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन में सारे मामलात हैं, क्योंकि एक जगह से थ्रेड पिक करेंगे तो दूसरी जगह से उसका कुछ और नतीजा नफज हो जाएगा। एक आखिरी बात, इस तमाम तनाजुर में हम रशिया और चाइना को भी नहीं भूल सकते, बिकॉज इस तमाम सिचुएशन का जो ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, इसमें रशिया को भी बड़ी फायदे मिल रहे हैं। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जिसमें उन्होंने ये निकालना है कि उसमें कम नुकसान कितना हो रहा है और किस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर साहब, इसराइल की जानिब से वाज़ेह कह दिया गया है कि हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान पे हमले जो हैं वो बिला दस्तूर जारी रहेंगे। लेकिन माजी में भी हमने देखा था कि जब भी बैरूत पे हमला हुआ है तो हिजबुल्लाह ने रिटालिएट किया है। लेकिन अब ये पहली दफ़ा है कि ईरान ने जो है वो बराह रास्त इसराइल पर हमला किया है सीज़ फायर के बाद। देखिए, इस पूरे जो सिनेरियो का जो पस मंज़र है वो एक ट्राइका है जिसे हम इग्नोर करते हैं। अब दुनिया में जो यूनिलैटरल पावर थी वो बदल गई और अब ये एक ट्राइका है। पावर शिफ्ट हो रहे हैं और कौमों के अपने अपने मुफादात हैं। इस वक्त वो जो है ना माता और पिता भी हैं एक साइड पे, और इसे मैं नाम देता हूँ इंडिया, इजराइल, अमेरिका एक ट्राइका है। उस ट्राइका में जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जिनका इन्फ्लुएंस है, जो अमेरिका में दोनों तरफ यानी रिपब्लिकन्स में भी और डेमोक्रेट्स के साथ भी मिलकर एक इंतखाबात में इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं, उनका भी उनकी यानी बका का मसला है। ग्रेटर इसराइल का वो जो मंसूबा इब्राहिम एकॉर्ड, ये सब चीज़ें मिलकर अगर इसे हम देखें तो ये जो ये जंग है, ये जंग मिसकैलकुलेटेड हो गई, मिसफायर हो गई। और ईरान के बारे में, जिसके बारे में नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ये यकीन दिलाया था कि ये चंद घंटों की जंग होगी, और जिस तरह से इराक को आपने टेक ओवर किया और मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक को आपने यानी अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया और वहाँ रजीम चेंज हो गए, तो ईरान भी चंद घंटों में या चंद दिनों में ये हो जाएगा। और पिछले साल भी जो हमला हुआ था ईरान पे, दोनों ने मुश्तरका किया था, उसका नतीजा भी दुनिया ने देख लिया, अमेरिका ने भी देख लिया। अब एक हजीमत है, उस हजीमत से कौन कैसे बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान का एक मौक़िफ़ जो पहले से था, अगर साहब ये खबर सामने आई है, यूरोपियन यूनियन ने अबनाए हुमर्स की बंदिश के बाद अहम शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया है ईरान की, चाहे वो ऑयल एक्सपोर्टर्स हों या जो पासदारान इनकलाब के फ़ौजी एहलकार हैं। अब उन पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी कि वो इन ममालिक का, यूरोप के मुल्कों का जो है वो विज़िट नहीं कर सकते। देखिए, ईरान पे पिछले 40-50 वर्षों से यानी ऑलमोस्ट 49 प्लस ईयर्स से एक पाबंदी है। अब ये एक इंडिजिनस नेशन की इंडिजिनस वॉर है कि जिसको वो देख रहे हैं, और उस पर पाबंदियाँ बेमानी हैं, ये इलामती हैं। इस वक्त दुनिया बिल्कुल पोलराइज हो चुकी हुई है। ईरान ने एक डिटरेंस दी है, और फिर ये कभी भी नहीं फरामोश करना चाहिए कि सिर्फ ईरान की बका का मसला नहीं है। इजराइल के उस हिट लिस्ट पे ईरान और पाकिस्तान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे हमेशा यानी सर फहरिस्त रहे हैं। और मैं इसका पिछले कई दहाइयों से आई विटनेस हूँ कि जिस तरह से नेतन्याहू जो है ईरान को और पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करार देता रहा है, और फिर पाक भारत जंग जिसका क्रेडिट सदर ट्रंप ने खामखा में ले लिया, उस जंग का जो क्रेडिट लिया है
उस जंग में कौन था? उसमें इसराइल और इंडिया शामिल थे। इसराइल के ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान की हदूद में आए। जी। तो अब इसराइल के जो मकासद हैं वो कैसे पूरे होंगे? तो वो उसकी तरफ पूरी तवज्जो है उनकी, और उस तवज्जो पे वो कहीं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये उनकी बका की जंग है, नेतन्याहू की बका की जंग है, ज़ायनिस्ट लॉबी की बका की जंग है। देखना ये है कि ईरान किस हद तक इसमें अपना मौक़िफ़ जो है वो साबित करता है, लेकिन देखना क्या है, वो साबित कर रहा है ईरान। और अमेरिका का जो नवंबर का इलेक्शन है वो भी सदर ट्रंप का खतरे में है। सदर ट्रंप मुझे पीछ होते हुए नजर आ रहा है। मकबूलियत में भी कमी आई है आगा साहब, रेशियो के मुताबिक। जी जी, मकबूलियत में कमी नहीं आई। सदर ट्रंप के बारे में मैंने कहा था पहले कि वो 2023 में कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगे। क्यों कहा था? इसलिए कि ग्राउंड रियलिटीज ये थी कि 2016 से 2020 का उनका जो टेन्योर था वो फ्लरिशिंग था, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बेहतर था, नई जंगें शुरू नहीं हुई थी, अफगानिस्तान से इनखला हुआ था और अमेरिका एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा था। उसकी जो जीडीपी थी वो इंक्रीज कर रही थी, और तेल की कीमतें जब वो आखिरी इलेक्शन था $1.97 पर गैलन था न्यूयॉर्क में, आज वो $6 पे है। तो सदर ट्रंप की तो अपनी लेगेसी सारा कुछ मिलिया मेट होने को जा रहा है। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं जो देखना होंगी इस पूरी दुनिया को, और इक्तिसादी गलबे की ये जंग है। ये खाली ग्रेटर इसराइल नहीं है जिसमें आपका पूरा मिडल ईस्ट शामिल है, और जिस तरह से मिडल ईस्ट में ईरान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा है, और जिस तरीके से जिस डिटेरेंस से उन्होंने अच्छा, जिस तरीके से आगा साहब आपने कहा कि इजराइल तो स्पॉइलर है और वो नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो। अमेरिका को अब अमेरिका ने सबक भी सीख लिया है कि ये जंग उनकी नहीं थी और उनके अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी। तो क्या समझते हैं आप कि अगर इजराइल ने बदस्तूर जो है वो हमला जारी रखा लेबनान पर, तो एक बार फिर कशीदगी में इजाफा होगा? क्योंकि ईरान ने ये बात वाज़ेह कह दी थी जब मुआहदा हो रहा था कि लेबनान पे हमला, ईरान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें एक स्पॉइलर नहीं है, इसमें दो स्पॉइलर हैं। इसमें दूसरा स्पॉइलर जो है वो मोदी रजीम है, और जो मोदी रजीम है उसका भी मेरा ख्याल है वक्त करीब है कि जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क में जो इंतहा पसंदी का माहौल पैदा किया। दो इंतहा पसंद जो हैं मोदी और नेतन्याहू, ये आपस में साथ साथ खड़े हैं। दे आर शोल्डर टू शोल्डर, दे आर शेक इन हैंड्स और हैंड इन ग्लव्स। और मैं नहीं समझता कि दुनिया में अमन कायम हो सकता है और ये जंग टाली जा सकती है अनटिल अनलेस कि जो वॉर क्रिमिनल है उसको वॉर क्रिमिनल के तौर पे अमेरिका ट्रीट करे। और सदर ट्रंप के पास कोई ऑप्शन बाकी नजर नहीं आता मेरी नज़र में कि वो अपना नेतन्याहू से वो जो उनकी एक एसोसिएशन है उससे पीछा छुड़ाए, जान छुड़ाए। एक दो दफ़ा उन्होंने खफगी का इजहार किया है, उसको गाली वाली भी दे दी है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्टिक्स हैं, इस ऑप्टिक्स से उन्हें अमेरिका फर्स्ट का जो नारा लगा के आए थे उसको वापस उन्होंने रिस्टोर ना किया, तो सदर ट्रंप की अपनी सदारत जो है बकाया मुद्दत वो खतरे में है। बिल्कुल ठीक है वजी साहब, जहाँ पे हम हमलों की बात कर रहे हैं तो इसराइल की भी बहुत पिटाई हुई है, चाहे वो हिजबुल्ला की जानिब से की गई हो, ईरान की जानिब से की गई हो, यमनी हौसियों की जानिब से की गई हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ ईरान का ही नुकसान हुआ है। बराह रास्त अगर फील्ड पे देखा जाए तो कई ऐसी इमारतें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो इसराइल की ज़मीन बोस हो गए। तो इसराइल को भी इस जंग में खासा नुकसान हुआ है। आई थी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी काफ़ी ज़ख्मी हुए या वो भी जान से हाथ धो गए थे। तो लेकिन जो मामलात हैं कि ख़बर को कंट्रोल किया जाए वो उधर भी बड़ा सख्त है, जिसकी वजह से ख़बर जो है वो सही ख़बर आउट नहीं हो पाती। लेकिन ये ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल का बहुत नुकसान हुआ है, उधर से लोग बड़ी तादाद में जिनका इनखलाबी हुआ है वो अपनी जगह छोड़ छोड़ के गए हैं, बिकॉज वो तो एक सेकुलर कॉलोनियलिज्म के तौर पे मुल्क वजूद में आया था। तो जाहिर बात है उधर जैसी सिचुएशन हालात ख़राब होंगे तो लोग उधर से छोड़ते जाएंगे। और ये बात मैं इधर और भी बताता चलूँ कि इस जंग में जो है वो एक पावर का जो ख्याल ये था कि इनविंसिबल पावर है अमेरिका की या इजराइल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसको भी डेंट पहुंचा है और उसको काफ़ी बड़ा डेंट पहुंचा है। अमेरिका के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो शायद इस किस्म की जंग लड़ने के लिए नाकाफ़ी था या सही अडेप्ट नहीं था।
उसके बड़े बड़े जंगी जहाज़ या बड़े बड़े जहाज़ आबनाए हुर्मस और जो ईरान की ज्योग्राफी है उसके हालात के मुताबिक वो सही कॉन्फ़िगर्ड नहीं थे। वो करीब आते हैं तो उनको नुकसान होता है, क्या ईरान की एक मामूली सी बोट के ज़रिए से उनको नुकसान पहुँच सकता है, तो वो अपने बड़े जहाज़ करीब नहीं लेकर आते। बड़े जहाज़ करीब लेकर आएँगे तो उनको नुकसान पहुँचता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि उनके हवाई जहाज़ भी F-39 की भी खबरें गिरी हैं, F-15 भी कुछ क्रैश हुए। कल की खबर ये थी कि जी। उनका एक एडवांस हेलीकॉप्टर जो है वो भी उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये जितना भी एक उनको डेंट पहुंचा है पावर का, कि जो वो पावर इस्तेमाल करके अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए, इसके बहुत देर पा असरात होंगे। और काफ़ी लोगों का ये कहना अब है कि जो हम सुनते चले आ रहे थे बात के मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया मूव कर रही है, वो मेरा ख्याल है ये एक पहला माइलस्टोन जो है वो अचीव हो गया है, जिसमें इस यूएस को अपनी दोबारा सुप्रीमेसी जो पहले वो एंजॉय करते रहा है जी। वो करने के लिए ईरान को वो मिस कुछ कैलकुलेट किया, सोचना पड़ेगा। वेनेजुएला समझ लिया था या सीरिया समझ लिया था? हाँ, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात और भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी पावर है। दुनिया की तमाम इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटजिक सोच हैं, उनका माखज़ जो है वो अमेरिका से निकलता है। तो हम एक छोटा-सा इधर बैठ के अगर ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम ये कहें कि उन्होंने मिस कैलकुलेट कर दिया, हो सकता है कि इसकी कोई और भी वजूहात हों, लेकिन अपैरेंटली देखने में यही लगता है कि उन्होंने मिस कैलकुलेट कर दिया। और इस तमाम तनाज़ुर में हम चाइना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना ही रशिया को, बिकॉज़ वेनेजुएला का भी मैक्सिमम जो तेल था अराउंड बिल्कुल। 50-85% वो चाइना जाता था। इधर से भी ईरान का जितना भी तेल जिसको हम डार्क या फिर नॉन फॉर्मल जो मेरिटाइम चैनल्स हैं उनके थ्रू मूव होता था, जिसको टी पॉट टैंकर्स भी कहते हैं, जो उनसे मूव होता था उसकी भी मेजॉरिटी चाइना के पास जाती थी। एक ये चाइना का इफेक्ट आया। रशिया को जो इस साल के आगाज़ में यूरोप में जो उनकी वॉर चल रही है 2015 से यूक्रेन के साथ, जिसमें ये फैसला हुआ था कि हम रशिया से कम खरीदेंगे और अपनी डिपेंडेंस रशिया पे ख़त्म करेंगे, वो सही। ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ते चली जा रही हैं। ये जंग जो है इसके इफेक्ट्स मेनलैंड यूएस के ऊपर और पूरी दुनिया में फील किए जा रहे हैं और आम आदमी की पॉकेट के ऊपर फील हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में है। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी प्रेशर में है। और इस प्रेशर को अगर हम जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि उनके लॉन्ग टर्म एलाय इसराइल के साथ जो रिफ्ट या जो एटलीस्ट मीडिया में नज़र आ रहे हैं जी। वो रिफ्ट्स हैं। फिर जो उनकी अपनी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर जो रिफ्ट आया है, जो लास्ट वीक में सही। एक वॉर के ऊपर जो एक पास हुआ था बिल, जिसमें उनके 4 शायद रिपब्लिकन्स हैं जिन्होंने वोट किया था डेमोक्रेट्स के साथ। बिल्कुल। ये तमाम जो है एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और इस प्रेशर के ऊपर एक एडिशनल लेयर प्रेशर किया है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। 3 मिलियन पेजेस हैं जो निकले हैं, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ जो उनकी अटेंशन है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की वो डाइवर्ट हो रही है, जिसकी वजह से उनके वो हो सकता है वो ये चाह रहे हो कि ये हम जल्द से जल्द मसला रिजॉल्व करें। जी। लेकिन जल्द से जल्द अगर वो मसला रिजॉल्व करेंगे तो उसके इफेक्ट उनको जो उनके जो जैसे मैं पहले बात कर रहा था, नवंबर में जो इलेक्शंस हैं उसमें जल्दी आने का चांस है और इसमें अचीव नहीं कर पाएंगे जो उनका सही। 250वां जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो उनके लिए वो मेरा ख्याल एक स्वीट स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि किस टाइम के ऊपर हम ये अपना फैसला करें जिसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं या फिर कम से कम नुकसान उठाएं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। अगर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कई बार ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ मैं और मुश्तबा खामनाई मिलकर चलाएंगे, और इस वक्त इस ईरान का भी यही बयान है कि हमारे खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो भी जहाज़ गुजरेगा वो हमारी परमिशन के बगैर नहीं गुजर सकता। साथ ही टोल के हवाले से भी बात हुई थी। क्या समझते हैं आप कि इस वक्त भी अमेरिकन ब्लॉकेड है और ईरान की जानिब से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया गया है? आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि मुआहदा तय पा सकता है? ये बात तय है कि इस वक्त हम एक गैर एलानिया आलमी जंग को लिव कर रही है पूरी दुनिया, और ये मईशत की जंग है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है, और जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी है। आने वाला वक्त जो है वो फूड क्राइसिस का है। ये बातें, ये बयानात,
ये इमटेरियल है, ये फेस सेविंग कह सकते हैं इन्हें फॉर टाइम बीइंग। आप सदर ट्रम्प का वो मिजाज कह सकते हैं कि हम मिलकर चलाएंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और उसको जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है वो पूरी दुनिया एक मुसीबत में है। और ये खिता जिस खिते में आप लोग हैं, यानी खास तौर पे मिडिल ईस्ट का और ये सब कॉन्टिनेंट, ये भी एक मुश्किल में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंतहा पसंद हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो उस अपने इंटरेस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और बावजूद इसके कि यूरोप भी ये समझ रहा है कि गलत कौन है, कसूर किसका है, गलती किसकी है, उसके बावजूद यूरोप की जो है यानी एक तवील खामोशी है इस पे, जहां वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। रशिया के साथ यूक्रेन के अंदर भी एक मसला चल रहा है। तो ये मसले जो है ये बुनियादी तौर पे दुनिया को यानी वहां खड़ा कर रहे हैं कि जहां फूड क्राइसिस आने वाला है। आने वाला वक्त अमेरिका में एक फूड क्राइसिस का वक्त है। वहां जो कॉमन लिविंग है वो लोगों की रीच से बाहर हो गई है, और लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया कुछ इलाकों से कि जहां उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग अप द एंड्स टू ब्रिंग ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल। तो ये अमेरिका का इलेक्शन, अमेरिका के हालात, सदर ट्रम्प के सामने ये सारी चीजें बहुत वाज़ेह हैं। सदर ट्रम्प इसमें से एग्जिट चाहते हैं और बाइज्जत चाहते हैं और विन विन पोजीशन में चाहते हैं। गालिबन चंद महीनों पहले तो ये मुमकिन था, लेकिन अब ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वजी साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे आगा साले साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।